Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. I am Sarat and you are watching 5 W's of English Literature. Dear viewers, today's lecture is about literary devices of the Rape of the Lock और ये लेक्चर मैं अपनी सब्सक्राइबर रिदा अर्शद के कहने पर बना रही हूँ। सबसे पहले द रेप ऑफ द लॉक के थीम्स और सिंबल्स को देख लेते हैं। सिंबल्स। सिंबल किसी भी लिटरेरी वर्क में एक ऐसा मार्क, साइन या फिर एक वर्ड होता है जो कि किसी भी आइडिया, ऑब्जेक्ट या रिलेशनशिप को इंडिकेट, सिग्निफाई या रिप्रेजेंट करता है। द रेप ऑफ द लॉक के सिंबल्स हैं। द लॉक, ब्लिंडा की लॉक जो है वो हाई सोसाइटी में फीमेल ब्यूटी को दी जाने वाली इंपॉर्टेंस की एब्सर्डिटी को सिंबलाइज करती है। द रेप ऑफ द लॉक में खेले जाने वाले प्लेइंग कार्ड जो हैं वो लाइफ, जो कोर्ट लाइफ है उसकी ट्रिबल नेचर को सिंबलाइज करती है। और ब्लिंडा की जो बॉडकिन है वो एपिक पोएम्स में जो हीरोज स्वार्ड्स और स्पेयर्स यूज़ करते हैं उसको सिंबलाइज करती है। थीम्स। थीम्स किसी भी लिटरेरी वर्क का मेन आइडिया या फिर अंडरलाइंग मीनिंग होता है जो कि ऑथर कन्वे करता है और जिसको रीडर इंटरप्रेट करता है। द रेप ऑफ द लॉक की थीम्स हैं। ह्यूमन वैनिटी, द फर्स्ट दैट हाई सोसाइटी मेक्स ओवर ट्रिफलिंग मैटर्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग एबल टू लाफ एट लाइफ्स लिटिल रिवर्सल्स। अब देखते हैं लिटरेरी डिवाइसेस को। डिवाइसेस आर टूल्स। डिवाइसेस टूल्स को कहते हैं। सो लिटरेरी डिवाइसेस आर लिटरेरी टूल्स। सो हम कह सकते हैं कि लिटरेरी डिवाइसेस एक ऐसे लिटरेरी टूल्स होते हैं दैट राइटर्स ऑफन यूज टू इम्प्रूव देयर राइटिंग एंड मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। सो हम कह सकते हैं कि लिटरेरी डिवाइसेस ऐसे लिटरेरी टूल्स होते हैं जिसको राइटर जो हैं वो अपनी राइटिंग को प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं और इन लिटरेरी टूल्स के साथ अपनी राइटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि राइटर्स जो हैं वो लिटरेरी डिवाइसेस को क्यों यूज़ करते हैं। राइटर कई दफ़ा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लिटरेरी डिवाइसेस को यूज़ करते हैं ताकि इसके ज़रिए वो अपनी राइटिंग को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकें। इसके साथ वो रीडर्स को जो डिफरेंट थिंग्स हैं उनको देखने में उनकी हेल्प कर सकें। वो लिटरेरी डिवाइसेस को इसलिए यूज़ करते हैं कि वो किसी भी लिटरेरी वर्क में कोई मूड या एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकें, किसी भी लिटरेरी वर्क में कोई आइडिया पुट कर सकें, टू मेक अ पॉइंट, और किसी भी लिटरेरी वर्क में किसी पर्सन, थिंग या इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए राइटर्स लिटरेरी टूल्स को यूज़ करते हैं। कॉमन लिटरेरी डिवाइसेस आर हाइपरबोल, सिमिली, इमेजरी, सिंबोलिज्म, पर्सोनिफिकेशन, आयरनी, जक्सटापोजिशन, एल्गरी एंड एल्यूजन। लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ द लॉक में जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई हैं वो ये हैं। हाइपरबोल, एनाफोरा, एलिट्रेशन, मेटाफर, सिमिली, मेटोनिमी, पर्सोनिफिकेशन, एल्यूजन और इमेजरी। नंबर 1 पे है हाइपरबोल। हाइपरबोल एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें लैंग्वेज के साथ किसी भी चीज़ को एग्जैगरेट या फिर एम्फेसाइज किया जाता है और ये जो हाइपरबोल की फिगर ऑफ स्पीच है ये किसी भी चीज़ को ज़्यादा बड़ा या फिर बेहतर बनाकर पेश करने के लिए यूज़ किया जाता है या फिर कि किसी भी चीज़ को मोर ड्रामेटिक बनाकर पेश करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई शख्स भूखा होता है तो वो कहता है कि आई एम सो हंग्री दैट आई कैन ईट अ हॉर्स। द रेप ऑफ द लॉक का जो मेन फिगर ऑफ स्पीच है वो हाइपरबोल है और अलेक्जेंडर पोप ने थ्रू आउट द पोएम जो ऑर्डनरी और कॉमन प्लेस थिंग्स हैं उनको एग्जैगरेशन के ज़रिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी और स्पेक्टेकुलर बनाकर रिप्रेजेंट किया है। इसकी एग्जांपल है द रेप ऑफ द लॉक की कैंटो 1 की लाइन्स 13 एंड 14 सो थ्रू वाइट कर्टन्स। इसमें हाइपरबोल ये है कि अलेक्जेंडर पोप ने ब्लिंडा की आंखों को एग्जैगरेशन के ज़रिए इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल और ब्राइट बनाकर रिप्रेजेंट किया है कि दैट they outshine a ray of sunlight। अगेन इसकी एग्जांपल है कैंटो 2 के लाइन नंबर 19 से 20 दिस निम्फ। इसमें एग्जैगरेशन और हाइपरबोल ये है कि ब्लिंडा इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, उसकी बाउंड्रेस लॉक्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा इनवाइटिंग है कि वो अपनी मर्ज़ी के साथ अगर वो चाहे तो पूरी इंसानियत को तबाह कर सकती है। नंबर 2 पे जो डिवाइस द रेप ऑफ द लॉक में यूज़ हुई है वो है एनाफोरा। एनाफोरा एक ऐसे रिथोरिकल डिवाइस है
जिसमें कोई भी वर्ड या एक्सप्रेशन जो है वो किसी भी सेंटेंस, क्लॉज और फ्रेजेस की बिगनिंग पे रिपीट किया जाता है। इसकी एग्जांपल है कैंटो 1 की लाइन नंबर 1 और 2। इसमें वर्ड डायरोफेंस, वर्ड माइटी कॉन्टेस्ट का, इसमें जो वर्ड का वर्ड है वो अगेन रिपीट हो रहा है। इसकी सेकंड एग्जांपल है कैंटो 1 की लाइन नंबर 75, 76, व्हेन काइंड ओकेजन, व्हेन म्यूजिक सॉफ्टन्स। इसमें व्हेन और व्हेन का वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है। थर्ड नंबर पे जो एग्जांपल है वो कैंटो 4 की लाइन नंबर 3 और 8 है। इसमें नॉट यूथफुल किंग्स, नॉट स्कॉर्नफुल वर्जन्स, नॉट, इस तरह जो पूरी सीरीज है इसमें नॉट का वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है। फोर्थ एग्जांपल है कैंटो 5 के लाइन नंबर 11 से लेकर 14 तक, वाई डेक्ट, वाई एंजल्स, वाई राउंड, वाई बोस। इसमें वाई का जो वर्ड है वो बिगनिंग पे रिपीट हो रहा है। नंबर 4 पे है कैंटो 5 की लाइन नंबर 146 से 147, व्हेन, आफ्टर मिलियंस, व्हेन दोज वेयर। इसमें वन का वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है बिगनिंग पे। नंबर 5 पे है कैंटो 4 की लाइन नंबर 72 से 75। इसमें और का वर्ड जो है बिगिनिंग पे रिपीट हो रहा है। नंबर 6 पे फॉर दिस, फॉर दिस, फॉर दिस। इसमें कैंटो 4 की लाइन नंबर 99 से 100 तक, इसमें जो फॉर दिस, फॉर का जो वर्ड है वो बिगिनिंग पर रिपीट हो रहा है। नंबर 7 पर और का वर्ड जो है वो कैंटो 2 की लाइन नंबर 83 और 86 में बिगिनिंग पर रिपीट हो रहा है। नंबर 3 पे जो फिगर ऑफ स्पीच है जो अलेक्जेंडर पोप की द रेप ऑफ द लॉग में यूज़ की गई है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जो कि किसी भी सीरीज़ में या स्ट्रेस लेबल्स में जो वर्ड है उसकी बिगनिंग पर सेम और कॉन्सोनेंट साउंड्स की जो रेपिटेशन है उसको एलिट्रेशन कहा जाता है। यानी जब भी कोई सीरीज़ शुरू हो रही हो उसके बिगनिंग पे जो वर्ड शुरू हो रहा होता है उसमें कॉन्सोनेंट साउंड या फिर सेम साउंड जो है वो रिपीट हो रहा होता है। यहाँ पर जहाँ भी सिलेबस को स्ट्रेस किया जाता है, सिलेबस को उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, वहाँ पे सेम साउंड की जो रेपिटेशन है उसको एलिट्रेशन कहा जाता है। अलेक्जेंडर पोप की द रेप ऑफ द लॉक में एलिट्रेशन की जो एग्जांपल्स हैं वो हैं कैंटो 1 की लाइन नंबर 5। इसमें स्लाइट इज़ द सब्जेक्ट, इसमें जो एस का जो वर्ड है वो अगेन रिपीट हो रहा है। उसके बाद कैंटो 1 की लाइन नंबर 26 में एस का जो वर्ड है, एस की जो साउंड है वो रिपीट हो रही है। कैंटो 1 की लाइन नंबर 37 में एस की जो वर्ड है, एस का जो साउंड है वो अगेन रिपीट हो रहा है। उसके साथ ही सी और सीक्रेट और कंसील्ड में सी का वर्ड जो लेटर है वो रिपीट हो रहा है। उसके बाद कैंटो 1 की लाइन नंबर 101 से लेकर 102 में जो है उसमें पहले नंबर पे जो है W की जो साउंड है वो रिपीट हो रही है, वेव वेक्स विद वेक्स। और उसके बाद S का जो वर्ड है वो रिपीट हो रहा है, K का वर्ड भी, K का जो लेटर है वो भी रिपीट हो रहा है। उसके बाद बोस, बैनिश बॉक्स, इसके और कोचिस ड्राइव में C का जो वर्ड है वो रिपीट हो रहा है। एलिट्रेशन और एनाफोरो में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि एनाफोरो जो है वो वर्ड की बिगनिंग पर यानी किसी भी सेंटेंस की बिगनिंग पर जो वर्ड रिपीट होता है वो एनाफोरा है, और जो किसी भी सेंटेंस में किसी सीरीज़ में जो साउंड जो है या फिर एक लेटर जो रिपीट होता है वो एलिट्रेशन है। इसके फ़र्क को आप, इसके जो डिफरेंस है इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रखें कि एलिट्रेशन में बार बार एक साउंड की रेपिटेशन होती है, लेकिन एनाफोरा में जो है वो एक वर्ड की रेपिटेशन होती है और वो होती भी सिर्फ बिगनिंग में है। सेंटेंस के जो सेंटर है या कहीं भी वो रेपिटेशन नहीं होती, लेकिन एलिट्रेशन में वो रेपिटेशन पूरे सेंटेंस में, पूरे फ्रेज में कहीं भी हो सकती है। तो आपने जो मेन डिफरेंस है वो रेपिटेशन के ज़रिए रखना है। जहाँ पे बार बार रेपिटेशन हो वो एलिट्रेशन होगा और जहाँ पे सिर्फ बिगनिंग में रेपिटेशन हो वो एनाफोरा होगा। नंबर 4 पे जो डिवाइस यूज़ की गई है वो है मेटाफर। मेटाफर एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी भी जो दो थिंग्स हैं उनको डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है, उनको डायरेक्टली एक दूसरे की तरफ रेफ़र किया जाता है। और ये कैसा कंपैरिजन है जिसमें जो दो डिफरेंट थिंग्स हैं उनको डायरेक्टली कंपेयर किया जाता है। इस दौरान जो कंपैरिजन है उसमें एज और लाइक का वर्ड यूज़ नहीं किया जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे शिफ्ट द मूविंग टॉय शॉप ऑफ देयर हार्ट।
और ये एग्जांपल जो है ये द रेप ऑफ द लॉक की कैंटो 1 की लाइन नंबर 100 है। इसमें जो है जो यंग वुमन है उसकी जो विम्स का कंपैरिजन किसके साथ किया गया है, टॉय शॉप ऑफ द हार्ट, उसका विम्स का कंपैरिजन हार्ट की टॉय शॉप के साथ किया गया है। नंबर 2 पे है व्हेन दोज पर्सन्स शैल सेट एज सेट दे मस्ट, ये लाइन नंबर है कैंटो 5 की 147। और इसमें बेलिंडा की जो आइज़ हैं इसको डायरेक्टली कहा गया है कि बेलिंडा की आइज़ इतनी ब्राइट हैं, इतनी खूबसूरत हैं कि उनको डायरेक्टली कहा गया है कि वो सन्स हैं। बेलिंडा की आइज़ को डायरेक्टली सन के साथ कंपेयर किया गया है। इसमें यूज़ और लाइक अ वर्ड यूज़ नहीं किया गया, सॉरी इसमें एज और लाइक अ वर्ड यूज़ नहीं किया गया। नंबर 5 पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है लिटरेरी डिवाइस जो है द रेप ऑफ द लॉक में, वो है सिमिली। सिमिली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो कि दो थिंग्स को डायरेक्टली कंपेयर करता है और इस कंपैरिजन के कंपैरिजन करते हुए वो एज, लाइक और रिजेंबल्स और देन का वर्ड यूज़ किया जाता है। और कैंटो 1 की जो कैंटो 2 की लाइन नंबर 13 और 14 में जो वर्ड यूज़ किए गए हैं वो हैं ब्राइट एज द सन। इसमें एज का जो वर्ड है वो सिमिली की एग्जांपल है। इसमें बेलिंडा की जो आइज़ हैं उनको कहा गया है कि बेलिंडास की आइज़ इतनी खूबसूरत हैं कि उनको सूरज के साथ कंपेयर किया गया है। कंपैरिजन ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ बेलिंडास आइज़ टू द ब्राइटनेस ऑफ द सन। और सेकंड नंबर पे है कंपैरिजन ऑफ बेलिंडास गेज टू द शाइनिंग सन एंड लाइक द सन दे शाइन ऑन ऑल लाइक। और जो बेलिंडा की जो गेज है उसको सन के साथ कंपेयर किया गया है और इसमें जो लाइक का वर्ड है वो सिमिली के तौर पर यूज़ किया गया है। नंबर 6 पे है मेटोनिमी। मेटोनिमी जो है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है मेटोनिमिया, जिसका मीनिंग है चेंज ऑफ नेम और मिजोनमर। ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट या कॉन्सेप्ट के नेम को चेंज कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है एक ऐसे वर्ड के साथ जो कि क्लोजली इसके साथ रिलेटेड होता है या फिर वो ओरिजिनल के साथ ज़्यादा मोर क्या रिसेंबल करता है, उसके साथ उसको ज़्यादा सजेस्ट करता है एस। इसकी एग्जांपल है जैसे कि क्राउन टू मीन किंग। अब क्राउन के साथ हम कह सकते हैं कि क्राउन का जो मीनिंग है वो किंग है। फॉर एग्जांपल द पावर ऑफ द क्राउन वाज स्मॉटली वीकेंड। जो किंग की जो पावर है वो वीकेंड हो गई है। यहाँ पे जो क्राउन का मीन है वो किंग या क्वीन है। इसकी सेकंड एग्जांपल है एन ऑथर फॉर हिज वर्क। जब हम किसी ऑथर को उसके वर्क के लिए रेफ़र करते हैं, सजेस्ट करते हैं, तो हम कहते हैं आई एम स्टडिंग शेक्सपियर। हम ये नहीं कहेंगे कि आई एम स्टडिंग शेक्सपियर्स नावल, आई एम स्टडी शेक्सपियर्स प्ले, कि मैं शेक्सपियर का प्ले पढ़ रहा हूँ। हम बस इतना कह देंगे आई एम स्टडिंग शेक्सपियर। द रेप ऑफ द लॉक से इसकी एग्जांपल है कैंटो 2 की लाइन नंबर 24 एंड माइटी हार्ट्स आर हेल्ड इन स्लेंडर चेन्स। इसमें जो हार्ट्स हैं ये बेलिंडा के जो मेल एडमायरर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। माइटी हार्ट्स जो हैं वो मेल एडमायरर को रिप्लेस कर रहे हैं और यहाँ पे जो मेल एडमायरर की जगह पे माइटी हार्ट का वर्ड यूज़ किया गया है। इससे यही है कि जो बेलिंडा के मेल एडमायरर हैं, मेल लवर्स हैं, वो माइटी हार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नंबर 7 पे है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो कि जिसमें किसी भी आइडिया और थिंग को जो है वो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स और फीलिंग्स जो हैं वो एट्रीब्यूट कर दी जाती हैं। उसको ह्यूमन आइडियाज़ और एट्रीब्यूट्स के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है। उनको इसे स्पोक किया जाता है, उनको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है एज इफ़ इट वर ह्यूमन, के जैसे कि वो ह्यूमन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मनी टॉक्स। द रेप ऑफ द लॉक से इसकी एग्ज़ाम्पल है दिस नेम टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मैनकाइंड। कैंटो 2 की लाइन नंबर है 19 से लेकर 22 और नरिश 2 लॉक्स विच ग्रेसफुल हंग बिहाइंड। इसमें जो 2 लॉक्स हैं वो उनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है जैसे कि वो ह्यूमन हैं, विच ग्रेसफुल हंग बिहाइंड, वो पीछे से हंग बिहाइंड कर रहे हैं, कंस्पिरेशन में वो कंस्पायर कर रही हैं, कंस्पिरेशन में शामिल हो रही हैं। इस तरह से जो बेलिंडा की लॉक्स हैं उनको एज आ ह्यूमन बीइंग के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया है। इसकी सेकंड एग्जांपल है कैंटो 2 की लाइन नंबर 23
लव इन दीज लेबिरंथ्स ही स्लेव्स डिटेन्स। इसमें जो लव का जो कंपैरिजन है उसको वो हम एज अ टू अ मास्टर के साथ किया गया है। एक ऐसा मास्टर है जो कि अपने स्लेव्स के साथ है, तो लव को जो है एज अ मास्टर के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया है। लव को एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया है कि लव एक ऐसा मास्टर है जिसके गुलाम हैं और उसके साथ वो अपने जो आगे हैं वो डील कर रहा है। नंबर 7 पे जो लिटरेरी डिवाइसेस है जो कि रेप ऑफ द लॉग में यूज़ हुई है वो है एलूजन्स। एलूजन जो है वो कैसे इनडायरेक्ट रेफरेंस होते हैं किसी भी चीज़ की तरफ, किसी इंसिडेंट की तरफ, किसी इवेंट की तरफ। जो पासिंग इनडायरेक्ट रेफरेंस होते हैं उसको एलूजन्स कहते हैं। और द रेप ऑफ द लॉग में जो एलूजन यूज़ हुए हैं वो उनकी 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 पे है लिटरेरी एंड फिलोसफिकल रेफरेंसेस और नंबर 2 पे है हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। नंबर 1 पे जो लिटरेरी और फिलोसफिकल रेफरेंसेस यूज़ हुए हैं वो हैं होमर की एलियड, और ये है कैंटो 1 की लाइन 101, कैंटो 2 की लाइन 107 से 22 तक, और कैंटो 3 की लाइन नंबर है 37 और कैंटो 4 की लाइन नंबर 51। नंबर 2 पे होमर ओडाइसी का जो रेफरेंस दिया गया है वो कैंटो 4 की लाइन नंबर 82 पे है। नंबर 3 पे एटलांटिस का कैंटो 3 की लाइन नंबर 165 पर रेफरेंस दिया गया है। नंबर 4 पे वर्जल की एनियड का रेफरेंस कैंटो 4 की लाइन नंबर 56 और कैंटो 5 की लाइन नंबर 5 और 6 पर दिया गया है। नंबर 5 पे शेक्सपियर और ओथेलो का रेफरेंस जो है वो कैंटो 5 की 105 लाइन पर दिया गया है। नंबर 6 पे बेरेनिसास का जो रेफरेंस है वो कैंटो 5 के लाइन नंबर 129 पर दिया गया है। नंबर 2 पे है हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। जॉन कैरल का रेफरेंस जो है वो कैंटो 1 की लाइन 3 पे दिया गया है। अम्बर का रेफरेंस कैंटो 1 की लाइन नंबर 56 और कैंटो 3 की लाइन नंबर 27 पे दिया गया है। लू का जो रेफरेंस है वो कैंटो 3 की लाइन नंबर 62 पे दिया गया है। द रिवर टेम्स का रेफरेंस कैंटो 2 की लाइन नंबर 4 पे दिया गया है। हैम्पटन कोर्ट का रेफरेंस कैंटो 3 की लाइन नंबर 4, कैंटो 4 की लाइन नंबर 96 और कैंटो 4 की लाइन नंबर 150 पर दिया गया है। क्वीन एन ऑफ इंग्लैंड का रेफरेंस कैंटो 3 की लाइन नंबर 7 पे दिया गया है। हाइड पार्क का रेफरेंस कैंटो 4 की लाइन नंबर 117 पर दिया गया है। कैंटो 5 की लाइन नंबर 65 पर द रिवर में एंडर का रेफरेंस दिया गया है। कैंटो 5 की लाइन नंबर 136 पर रोजामेंडास लेक जो है वो सेंट जेम्स पार्क में है, उसका रेफरेंस दिया गया है। कैंटो नंबर 5 की 138 पर ग्लेलियो का रेफरेंस और कैंटो नंबर 5 की 137 पर जॉन पैट्रिच का रेफरेंस दिया गया है। नंबर 7 पर जो डिवाइस यूज़ की गई है वो है इमेजरी। इमेजरी में रीडर्स के लिए किसी भी आइडिया को उसका जो इफेक्ट है वो क्रिएट किया जाता है इमेजेस की हेल्प की मदद से। इमेजरी जो है वो हाईली अपीलिंग होती है क्योंकि इसमें हाईली डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज़ की जाती है और ये किसी भी राइटर की राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है क्योंकि ये इस रूल को फॉलो करती है शो डोंट टेल। जो स्ट्रॉन्ग इमेजरी है, जो हाईली स्ट्रॉन्ग इमेजरी है वो किसी भी सीन की जो स्ट्रॉन्गली जो पिक्चर है वो उसको क्रिएट करती है, उसकी ट्रू पिक्चर जो है वो क्रिएट करती है। द रेप ऑफ द लॉक में जो इमेजरी यूज़ की गई है उसकी 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 पे है क्लासिकल और एपिक इमेजरी और नंबर 2 पे है रिलीजियस इमेजरी। नंबर 1 पे हम देखते हैं क्लासिकल और एपिक इमेजरी जो कि द रेप ऑफ द लॉक में यूज़ की गई है। नंबर 1 पे है कैंटो 1 की लाइन नंबर 1 और 12। इसमें जो गॉड और म्यूजिक की जो इमेजरी है जिसमें वो इन्वोक किया जाता है, गॉड और म्यूजिक को जो इन्वोक किया जाता है वो इलियड, ओडाइसे और एनेड की जो बिगनिंग है उसको प्रेजेंट कर रही है। कैंटो 1 की लाइन नंबर 139 से 140 में ब्लिंडा की जो प्रेपरेशन है जो वो अपनी पार्टी के लिए करती है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो एपिक हीरो की जो प्रेपरेशन है उसकी जो आर्मिंग है जो वो बैटल के लिए अपने आप को आर्म करता है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद अगेन कैंटो 2 में लाइन नंबर 41 और 46 में जो बैरन की प्लॉटिंग है कि किस तरह से ब्लिंडा की हेयर को गेन करेगा, किस तरह से उसको काटेगा, उसकी वो जो प्लॉटिंग पेश की गई है वो क्लासिकल एपिक हीरोज़ की प्लानिंग को रिप्रेजेंट कर रही है।
कैंटो 2 के लाइन नंबर 191 में बेलिंडा का पेटीकोट को जो प्रेजेंट किया गया हुआ एज ए 7 फोल्ड फैंस के तौर पर प्रेजेंट किया गया है। और ये जो है ये प्रेजेंटेशन जो है ये डायरेक्ट रेफरेंस है किसकी तरफ, जो बुक 7 है इलियड की, उसमें जो एजिक्स की शील्ड है, फेमस शील्ड है, उसकी तरफ डायरेक्ट रेफरेंस है। कैंटो 2 की लाइन नंबर 133 से 136 तक एरियल जो अपने सिल्व्स को पनिशमेंट करता है, उनको जो एडमोनिशिस उसको जो उनकी जो डायर पनिशमेंट करता है वो एपिक्स की जो पनिशमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद कैंटो 3 की लाइन नंबर 37 से 100 तक इसमें जो कार्ड्स की गेम उमर खेली जाती है वो उसी तरह के जो पोएम्स की जो एपिक पोएम्स हैं इलियड, उसी जो बैटल सीन्स हैं उसी तरह को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जब हम कार्ड्स की गेम को देखते हैं तो हमारे माइंड में जो इमेजेस आते हैं वो वही बैटल्स के सीन्स होते हैं जो कि एपिक पोएम्स में होते हैं। एपिक पोएम्स की जो बैटल्स हैं वही सीन हमारे माइंड में आते हैं जब हम कार्ड्स की गेम की जो बैटल है उसको हम देखते हैं। तो ये होगी क्लासिकल और एपिक इमेजरी, द रेप ऑफ द लॉ की एग्जाम्पल्स। नंबर 4 पे जो है हमारे पास कैंटो 4 की लाइन नंबर है 16 से 88। इसमें जो अम्ब्रियल की जो अंडरग्राउंड की तरफ जो जर्नी है जिसमें वो केव स्प्लीन की केव की तरफ जाता है वो हमारे पास किसकी तरफ रेफरेंस है, वो बुक 6 है एनियड की। इसमें जो हैडिस अंडरवर्ल्ड की तरफ अपनी हैडिस के अंडरवर्ल्ड की तरफ जो एनियस का जो क्वेस्ट है उसमें उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। कैंटो 5 के लाइन नंबर 9 से 34 तक जो क्लैरिसा की स्पीच है वो सार्पेडन की स्पीच को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि उसने होमर्स की इलियड की बुक 12 में पेश की थी। कैंटो 5 के लाइन्स 45 से 52 जो है उसमें जो बेलिंडा बैरन उनके फ्रेंड के दरमियान जो बैटल होती है वो जो ग्रीक गॉड्स हैं उनकी बैटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैंटो 5 के लाइन 71 से 74 तक जो है यानी जोब है जब वो मेंस के विट्स को लेडीज़ के हेयर के साथ वेस करता है तो ये बिल्कुल हमारे माइंड में जो इमेज आता है वो बिल्कुल वैसा ही जैसे कि एनियड की बुक 12 में जोब ने एनियस और टर्नस को जो कंपेयर किया था, उनके दरमियान जो बैटल थी उसमें जो उसने उनको कंपेयर किया था, उनकी फेट्स को कंपेयर किया था। ये सीन बिल्कुल वैसा ही है। इस सीन को देखकर हमारे माइंड में बिल्कुल वही सीन आता है कैसे उस वक्त उसने गोल्डन स्केल के ज़रिए उनकी जो हीरोज़ की फेट्स थे उनको उसने वे किया था, उनका वेट किया था। नंबर 2 पे है रिलीजियस इमेजरी। कैंटो 1 की लाइन 121 से 128 तक जो प्राइड की सेक्रेड राइट्स होती हैं, आल्टर होता है और हेमनली इमेज जो है जो वो बेलिंडा अपना ग्लास में हेमनली इमेज देखती है, ये हमें रिलीजियस इमेजरी हमारे माइंड में एक रिलीजियस इमेजरी का जो इफ़ेक्ट है जो हमारा आता है कि रिलीजियस ऑब्लिगेशंस की जा रही हैं वो हमारे माइंड में रिलीजियस इमेजेस आती हैं। कैंटो 2 की लाइन नंबर 7 से 8 से स्पार्कलिंग ग्लास विच Jews might kiss and infidels adore, इससे भी हमारे माइंड में रिलीजन का जो इमेजेस हैं वो आते हैं। कैंटो 2 की लाइन 35 से 46 में बैरन का जो आल्टर है उससे भी हमारे माइंड में रिलीजियस इमेजेस आते हैं। कैंटो 4 की लाइन 27 से 30 में जो स्प्लीन क्वीन ऑफ स्प्लीन है उसकी जो इल नेचर है वो उसकी हैंडमेडन के तौर पर पेश की गई है। जो बॉसम विद लैम्पोन्स हैं इसके साथ भी अलेक्जेंडर पोप ने जो उस दौर में यानी 18th सेंचुरी में जो रिलीजन का मिसयूज़ किया जा रहा था उसको उसने रिप्रेजेंट किया है। डियर व्यूअर्स, इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, give your comment and share my video to your fellows. Take care of yourself. Allah Hafiz.